Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 9 फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन ये चैप्टर का नाम है। फोर्स ही बोल देते हैं, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन जो सेकेंड चैप्टर है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब देखिए, क्लास 9 का फिजिक्स का है। फोर्स होता क्या है, पहले तो ये समझना है फोर्स करता क्या है। सपोज दैट ये हमारा कोई मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है एक्स, इस पे यहां से एक फोर्स जो है वो अप्लाई करते हैं। फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हो सकता है ये इधर से अप्लाई करें, कोई फोर्स इधर से अप्लाई हो रहा हो, तो क्या हो रहा है, पुल या पुश। ये क्या कर रहा है, पुल कर रहा है या पुश कर रहा होगा। इससे आप जाते हो ना, मॉल में जाते हो तो क्या होगा, गेट ऐसे खोलते हो अपनी तरफ या उधर धक्का मारते हो, ऐसे ना शीशे वाला गेट होता है, ऐसे अपनी तरफ खींचोगे या उधर धक्का मारोगे तो क्या होगा, वहां पे आप जो एक्ट कर रहे हो, जो एक्शन कर रहे हो, जिसके कारण क्या हो रहा है, इसकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंजिंग होगी या नहीं होगी। जैसे मैं दीवार पे इस पे धक्का मारा तो ये दीवार क्या होगा, ये दीवार तो मूव नहीं करेगा, लेकिन मेरा एक्शन तो है इस पे। तो फोर्स के बारे में लिखा गया कि बताया गया कि फोर्स एक ऐसा फैक्टर होता है। ठीक है, पहले तो फोर्स का डिफिनेशन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। फोर्स इट इज ए पुश और पुल ऑन ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस एक्सीलरेशन इन अ बॉडी ऑन व्हिच इट एक्ट। बोलता है यदि आप किसी ऑब्जेक्ट पे पुश और पुल बताया था ना, जैसे मान लीजिए आप पुश करोगे या पुल करोगे तो क्या होगा, उस पे ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन क्रिएट होगा, मतलब उनकी पोजीशन चेंजिंग आएगी या एक्सीलरेशन क्रिएट होगी। एक्सीलरेशन के बारे में मैंने टॉपिक बता दिया था पहले भी। तो बोलता है एक्सीलरेशन इन बॉडी ऑन व्हिच इट एक्ट, जिसपे ये ऑन व्हिच, जिसपे ये एक्ट हो रहा है, जिसपे ये काम एक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये एक फैक्टर होता है जिसके कारण किसी ऑब्जेक्ट को, यही मैं बता रहा था पहले कि फोर्स एक फैक्टर हो गया जिसके कारण कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी एक्सीलरेशंस को कम या ज्यादा कर सकता है। ठीक है, तो ये फैक्टर हो गया। अब देखो, यदि हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या क्या हो सकता है। जैसे अब ये सोचो, एक बाइक वाला इधर से आ रहा है, एक जीप वाला इधर से आ रहा है, टकराए, दोनों का फोर्स अप्लाई हुआ। फोर्स अप्लाई हुआ तो क्या होगा, एक तो गाड़ी का डायरेक्शन हो सकता है, बाइक कमजोर हो तो बाइक वाले का डायरेक्शन हो सकता है ये इस साइड से आ रहा है, टर्न होने के बाद ये इस डायरेक्शन इसका इधर हो जाएगा, ये हो सकता है। दूसरा फैक्टर ये हो सकता है उसका शेप एंड साइज गड़बड़ हो जाएगा, है ना। उसको बैठने वाला का भी शेप एंड साइज गड़बड़ हो सकता है ना, मुंह का स्ट्रक्चर गड़बड़ हो सकता है, शरीर का स्ट्रक्चर गड़बड़ हो जाएगा। तो यदि इसका फोर्स इस पे अप्लाई किया, ठीक है, तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। हो सकता है इस डायरेक्शन में खड़ा है गाड़ी, ये हेड है, ये डायरेक्शन इस यहां से टकराया तो ये हेड ऐसे टर्न हो गया, तो क्या हो गया, डायरेक्शन चेंज हो सकती है, शेप एंड साइज चेंज हो सकती है। ठीक है, इसके वजह से, फोर्स की वजह से क्या क्या हो सकता है या क्या क्या चेंजिंग आ सकती है, इसके बारे में बताया गया। तो बोलता है 3 थिंग्स ऑफ ए ऑब्जेक्ट, मैंने एनसीईआरटी क्वेश्चन में 3 थिंग्स को बताया है। इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, हो सकता है यदि दो स्पीड आ रही है, टकराया तो स्पीड में किसी का बढ़ जाएगा, किसी की कम हो सकती है। ठीक, सेकेंड बोला है इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अभी मैंने मेंशन कर रखा है। बोलता है इट कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी, आदमी का भी बॉडी है और ऑब्जेक्ट का भी बॉडी हो सकता है। ठीक है, फ्रैक्चर हो जाएगा, हाथ पांव का डायरेक्शन चेंज हो सकता है तुम्हारा। ठीक है, इसलिए गाड़ी को ज्यादा फोर्स से नहीं चलाना चाहिए। सेकेंड टर्म क्या है, बैलेंस फोर्स। अब यहां समझिए बैलेंस फोर्स। तो चलिए पहले मैं डेफिनेशन के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद फिर बैलेंस फोर्स के बारे में बताते हैं। When force acting on a body from the opposite direction, suppose that दो ऑब्जेक्ट है, suppose that
ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है। अब ये दोनों जो है आपस में टकराया, इधर ये इधर, ठीक है। ये फोर्स इधर इस तरह से जा रहा है, ये इधर जा रहा है। तो एट ए पॉइंट, आफ्टर सम मोमेंट क्या होगा, दोनों एक दूसरे को टच करेगा। ये बी हो गया, ये ए हो गया। तो क्या होगा, ये फोर्स इस पे अप्लाई किया और ये फोर्स इस पे अप्लाई किया, दोनों टकरा गया, कोलाइड हो गया आपस में। तो टकराने पर क्या होगा, तो अपोजिट डायरेक्शन डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ए बॉडी फ्रॉम opposite direction do not change the state of rest or motion of an object। अब यहां पे समझिए बैलेंस फोर्स क्या हो। बैलेंस फोर्स, ये दोनों टच कर गया तो दोनों का कंडीशन में क्या होगा, अपना स्टेटस चेंज नहीं होगा। इसके लिए एक थोड़ा सा और अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज दैट कि किताब रखा हुआ हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे किताब रखा हुआ है, हमने इस पे कोई बच्चा या ये लोहे का ब्रेंच रखा हुआ है, कोई बच्चे आया, इसको हिलाने का प्रयास किया, उठाने का प्रयास किया, क्या उठा पाएगा? नहीं उठा पाएगा। तो वो क्या होगा, इसका रेस्ट जो कंडीशंस हैं उसको चेंज नहीं कर पाएगा, उसके कंडीशन को चेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि बच्चे में उतनी फोर्स नहीं होती है। तो यहाँ पे वर्ड को समझिए, होता है ऑफ एक्टिंग ऑन अ बॉडी फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शंस। तो बच्चे आए तो इस तरह से लगाया उसने धक्का अपोजिट डायरेक्शन में। डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट। अब ये ब्रेस या कंडीशन को चेंज नहीं कर पाया। 2 साल का बच्चा हो, इसको बोले क्या करेगा, हिलेगा, केवल इसी कंडीशन को चेंज नहीं कर पाएगा। ऑफ मोशंस, या सपोज दैट जैसे कि मान लिया जाए एक बाइक जा रहा है या बोलेरो जा रही है, उसको हम रोकने का प्रयास करेंगे तो रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, उसकी ऑब्जेक्ट पे भी हमने लगाया, या हवा नॉर्मली चल रहा है, बाइक चला रहे हैं, तो क्या होगा, वो हवा तो हम पे एक्शन कर रही है, लेकिन हमारा मोशन को रोक नहीं पा रही है, या हमारे कंडीशन को रोक नहीं पाएगा, तो उसको हम बैलेंस फोर्स बोलेंगे। और इसमें एक चीज याद रखना कि फोर्स जो होता है, ऑब्जेक्ट का इंटरनल जो एनर्जी होता है उससे कम होती है। एनर्जी इंटरनल फोर्स बोल दो, इंटरनल फोर्स से कम होती है एक्सटर्नल फोर्स, इसीलिए वो उसको चेंज नहीं कर सकता। या तो कम होगी या बराबर होगी, दो कंडीशन हो सकती है कि बराबर होगी या कम होगी। हमने दीवार पे मारा तो ये रेस्ट मोमेंट में है, तो ये अपनी कंडीशन को चेंज नहीं किया, क्योंकि इसकी इंटरनल फोर्सेस हम जितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उससे कम है। हो सकता है बराबरी में भी डालेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन बड़े बुलडोजर मशीन लाएंगे लगाएंगे तो मकान कहाँ जाएगा पता ही नहीं, क्योंकि वो फोर्स उससे ज्यादा हो रहा है। अब देखिए इसी के अपोजिट में वर्क होगा, यदि आपका फोर्स जो इतना हम अप्लाई कर रहे हैं वो उससे ज्यादा लगा है, बराबर भी नहीं, बराबर यदि और छोटा है तो कोई एक्शन ही नहीं होगा। यदि वो फोर्स ज्यादा होगा तो अनबैलेंस फोर्स होगा। कैसे होगा, ये देखिए बताया गया है, अनबैलेंस फोर्स व्हेन टू अपोजिट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, जैसे दो फोर्स यहां पर लगाया, मूव इन ए डायरेक्शन बॉडी इन ए वन डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स। यहाँ पे वर्ड को मेंशन किया गया है ग्रेटर फोर्स, और यहाँ पे आपको हिडन है, नहीं बताया गया है कि जो ऑब्जेक्ट होगा जो अपोजिट डायरेक्शन में या तो बराबर होगा, इस बैलेंस की बात कर रहा हूं, बैलेंस होगा या छोटा होगा, लेकिन इस केस में जस्ट अपोजिट है। व्हेन टू अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी, यदि दो फोर्स बॉडी पे अट्रैक्ट हो रहा है, मूव ए बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेट फोर्सेस, सच फोर्स व्हिच बीइंग मोशन इन बॉडी आर कॉल्ड द अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, जैसे वो जो मकान तोड़ने वाला मशीन है, ठीक है, और बुलडोजर है, यदि ये मकान पे अटैक करे, उसको तोड़ने का प्रयास करे, धक्का मारे, तो क्या होगा, मकान टूट जाएगा, क्योंकि वहां पे दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे एक्ट करेगा, क्योंकि दीवार पे भी इंटरनल फोर्स होती है। यदि उस पे वो फोर्स एक्ट करेगा तो एक फोर्स क्या है, हाँ, जो मशीन का फोर्स है वो ज्यादा फोर्स है, तो वो उससे ग्रेटर होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है द ग्रेटर फोर्स सच फोर्स व्हिच बीइंग मोशन इन ए बॉडी, और उसी कारण क्या होगा, वो मोशन में आएगा और वो दीवार क्या होगा, टूट जाएगी, आपकी इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस ज्यादा है। तो इस तरह की फोर्सेस क्या होता है, अनबैलेंस।
अभी जो मैंने बताया था ये फोर्स ये तभी एक्टिव होगा तीनों पोर्शंस जब अनबैलेंस फोर्स एक्टिव होगी। बैलेंस फोर्स में क्या होगा कि आपको कोई चेंजिंग होगी ही नहीं, तो ये सारा एक्शन जो होगा अनबैलेंस फोर्स होने चाहिए। सेकेंड क्या है, फर्स्ट लॉ जो है ऑफ मोशन। आप देखिए ये तो अभी तक हमने ये देखा कि बैलेंस फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। बैलेंस फोर्स लगाएंगे तो कोई स्टेट में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, उसी कंडीशन में जो कंडीशन है अपनी कंडीशन को ऑक्यूपाइड करके रखेगा, उसकी कंडीशन में चेंजिंग नहीं आएगी। अब जो है इस पे न्यूटन जब रिसर्च किए उनका फर्स्ट लॉ आया था, उसमें बोला गया था, उसको लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ। वो है क्या इनर्शिया, तो बोलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी कंडीशन को उसी स्टेट में बना कर रखना चाहता है, उसी स्टेट में अपने आप को होल्ड करके रखना चाहता है जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल ग्रेटर फोर्स, अनबैलेंस फोर्स याद रखिएगा, एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट ना करे। ठीक है, तो हर ऑब्जेक्ट का टेंडेंसी हुआ कि अपनी कंडीशन को, यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही बना रहेगा जब तक कि उसको कोई एयर हो गया या विंड का मूवमेंट ज्यादा ना हो जाए। ठीक है, तो उस कंडीशन से वो उसको चेंज कर सकता है। तो बोलता है कोई भी ऑब्जेक्ट यदि मोशन में है या रेस्ट में है तो अपनी कंडीशन को उसी स्टेट में बना कर रखेगा, और इसके कारण हम क्या बोलते हैं उसको लॉ ऑफ फोर्स। इसी पे न्यूटन ने कुछ अपना रिसर्च किया था फर्स्ट ऑफ ऑल, तो उनका फर्स्ट रिसर्च जो था न्यूटन का यही था फोर्स के बारे में। तो बोलता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलता है एन ऑब्जेक्ट रिमेन, रहना, रिमेन माने रहना, एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट, रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक निश्चित मोशन से चलने वाला, यूनिफॉर्म एक समान गति से चलता है। तो बोलता है रेस्ट और यूनिफॉर्म इन ए स्ट्रेट लाइन ऑलवेज एक्ट अपॉन बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। यहां पे समझिए एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। यदि कोई ऑब्जेक्ट, यदि मान लिया जाए यहां पे समझिए एक ऑब्जेक्ट यहां पे x है और यहां पे ऑब्जेक्ट y है, यदि ये फोर्स F1 है, इस पे F2 लग रहा है, तो यहां पे ये फोर्स यदि F1 इक्वल टू F2 है तो ऑब्जेक्ट जो है फोर्स लगा हुआ है तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, दैट इज अ बैलेंस फोर्स। ठीक है, यदि F1 इज ग्रेटर देन F2 तो ये हो जाएगा अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स यदि हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो बोलेगा इन स्ट्रेट मोशन अनलेस एक्ट अपॉन ए एक्सटर्नल फोर्स। यदि एक्सटर्नल फोर्स अनबैलेंस है तो वो जो कंडीशन जिस पे हम ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर रहे हैं वो लॉ ऑफ इनर्शिया के फॉलो नहीं करने देगा। क्यों, ये सपोज दैट लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोल रहा है, यदि मेरा ये मान लिया जाए टेबल पे मेरा किताब रखा हुआ है तो ये किताब जो है तब तक रखा रहेगा, मान ले हवा आया, ठीक है, हवा का यदि F1 मान लेते हैं, एयर का फोर्स मान लो F1 मान रहे हैं और इस पे F0 फोर्स लगा हुआ है, तो F1 यदि F0 से बड़ा है तो ये ऑब्जेक्ट, ये किताब जो है वो अपने प्लेस को चेंज करेगा। ठीक है, यदि F1 F0 के बराबर है तो कोई चेंजिंग नहीं करेगा, अपनी कंडीशन को बना कर रखेगा। ठीक है, इसी चीज को फिर मैं दोबारा समझा रहा हूं, इसे समझिए। एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट, यदि कोई ऑब्जेक्ट स्टेट में है और यूनिफॉर्म मोशन में है, स्टेट में यूनिफॉर्म मोशन में है इन स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टिंग अपॉन ए एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, और अनबैलेंस फोर्स यदि उस पे अप्लाई हो रहा है, अनबैलेंस फोर्स उस पे लग रही है, तब वो जाके अपनी कंडीशन को चेंज करेगा। नहीं तो न्यूटन फर्स्ट लॉ बोलता है कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी कंडीशन को बना के रखता है जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स पे अप्लाई ना करे। तो इस तरह से फर्स्ट लॉ के बारे में होगा। इसी को लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी कंडीशन को उसी कंडीशन में बना कर रखता है जब तक कि कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स
एक्सटर्नल। कैसा फोर्स होनी चाहिए नेचर का, तो अनबैलेंस नेचर की होनी चाहिए, और जब तक उस पर अप्लाई नहीं करेगा तब तक वो ऑब्जेक्ट अपनी कंडीशन को या तो रेस्ट में होगा या यूनिफॉर्म मोशन में होगा, उसी कंडीशन को वो कंटिन्यूअसली बना कर रखेगा। इसी को हम लोग लॉ ऑफ मोशन कहते हैं या न्यूटन फर्स्ट लॉ के नाम से जानते हैं।